हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं बीएससी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। आज की ये क्लास है थर्ड सेमेस्टर के लिए आपकी केमिस्ट्री की क्लास है, जिसमें आपकी बुक चल रही है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और इसकी यूनिट 1 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो आज आपका लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले आपके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें हमने यूनिट 1 के बेसिक के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। और लास्ट टाइम पर मैं आपको बताऊं तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था और उसके कुछ फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसमें बात करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, कि रिएक्शन का हम ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी तो फाइंड आउट करना हम सीख चुके हैं, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात आती है। तो देखिए, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो डिफाइन किया जा सकता है किस तरह से, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स और आयंस हुज कंसंट्रेशन हैज बीन चेंज्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। अब देखो, यहाँ पर बात आती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो हम वो फाइंड आउट करते हैं सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स के लिए, उन आयंस के लिए, उन पार्टिकल्स के लिए जिनकी कंसंट्रेशन रिएक्शन के टाइम पर चेंज हो जाती है। सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल और आयंस के लिए हम ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है, थ्योरेटिकली इसको फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक नोट करके लिखा है, यहाँ पर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का काफी मेन पॉइंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। इन अ केमिकल रिएक्शन गैसियस मॉलिक्यूल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मेजरमेंट ऑफ ऑर्डर। या ये कह सकते हैं कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए और वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए फाइंड आउट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? ऐसा इसका एक मेन रीजन ये है कि जो आपके गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन करते हैं। बहुत ही फास्ट रिएक्शन करने की वजह से इनकी कंसंट्रेशन में चेंज को हम मेजर नहीं कर सकते, या कह सकते हैं नाप नहीं सकते हैं। तो इसी वजह से जो गैसियस मॉलिक्यूल का ऑर्डर होता है, किसी भी रिएक्शन में गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनकी ऑर्डर को हम फाइंड आउट नहीं करते हैं, उनकी हम ऑर्डर को ऑलरेडी 0 अज्यूम करके चलते हैं। ठीक इसी तरह से वाटर की बात करें तो पानी के जो पानी होता है एक सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है। किसकी? सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है, और किसी भी रिएक्शन में ये एक्सेस क्वांटिटी में लिया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में भी लिया जा सकता है। तो इसी वजह से कि जब हम अधिक मात्रा में ले रहे हैं और उसमें बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा हम उसकी कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, तो क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल वही बात हो जाएगी इसके लिए तो, कि समुद्र में से 1 बाल्टी पानी निकाल लिया जाए। ठीक इसी तरह से हम वाटर की जो ऑर्डर होता है वो भी 0 कंज्यूम करके चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, तो ये नोट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, इसको आप अलग से अंडरलाइन करके नोट करना। अब आगे बात करते हैं कि जो हमने ये तो बता दिया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है, ये तो हमने बता दिया। अब इस एक्सपेरिमेंटल टर्म को फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन ये बताया था मैंने आपको, रेट एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं हम। लास्ट वाला लेक्चर आप अटेंड कीजिए, अगर आपने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए। रेट एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किया था। अब देखिए, यहाँ से रेट एक्सप्रेशन की जो पावर का सम होता है, रेट एक्सप्रेशन की जो ये होती है आपकी कंसंट्रेशन, ए और बी उसकी कंसंट्रेशन है। अब कंसंट्रेशन की पावर के सम क्या होता है? योग, जोड़ होता है, उसके इक्वल होता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि इस टाइप की अगर हमें रिएक्शन दे दी जाए कि यहाँ पर मान लीजिए ये इसकी कंसंट्रेशन है और XY इसकी पावर है, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? ऑर्डर आ जाएगा आपका x + y। अभी हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे, लेकिन पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसी मुझे उम्मीद है कि आपको थ्योरी समझ आ गई होगी, और अगर नहीं भी समझ आए, कहीं कोई कसर है, तो एग्जाम्पल देख के बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फिलहाल आप इसका।
देखिए अब हम इनके एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, हमारे सबसे छोटी रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे जो आपका होता है H2 और Cl2। ये हमने लिया है यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन लिया है, रिएक्शन कराएंगे इनकी नॉर्मली, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा 2HCl आपका बनेगा। अब देखिए ये क्या है, आपका हाइड्रोजन गैस होती है, क्लोरीन भी आपकी क्या है गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और HCl भी आपकी गैस होती है। बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपकी गैस स्टेट में होते हैं, सॉलिड होते हैं या लिक्विड होते हैं। लिक्विड में भी वाटर है या अदर कोई कंपाउंड है, बस उनका ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले हम इनकी लिखेंगे मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी में वाटर हो, गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, कोई भी हो, मॉलिक्यूलैरिटी सबकी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो गई इसकी 2। और ऑर्डर अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, जब यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल है तो ऑर्डर आ जाएगा इसका 0। कितना आ जाएगा 0। ठीक इसी तरह से एक और कंपाउंड ले अगर हम इस तरह से 2NH3, तो यहां से आपका बन जाएगा N2 और 3H2। NH3 अमोनिया भी आपका क्या होता है गैसियस फॉर्म में, नाइट्रोजन भी गैस होती है और हाइड्रोजन भी आपकी गैस होती है। तो यहां से इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी आ जाएगी बताइए, इसमें मॉलिक्यूलैरिटी कितनी आ जाएगी, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी आ जाएगी 2। यहाँ पर 2 नंबर ऑफ मोल्स है ना, हमेशा रिएक्टेंट की बात करेंगे, रिएक्टेंट को लेकर ही डिस्कस करेंगे। हमने रिएक्टेंट को लेकर ही मॉलिक्यूलैरिटी फाइंड करेंगे, रिएक्टेंट को लेकर ही ऑर्डर फाइंड करेंगे, ठीक है। और ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पर एक गैसियस मॉलिक्यूल है तो ऑर्डर हो जाएगा इसका 0, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। अगर यहाँ पर हम ले लें कुछ इस तरह से C12H22O11 और इसमें हम क्या मिलाएं, वाटर मिलाएं। और ये जो रिएक्शन होती है ये आपके इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। और यहाँ से आपका क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ग्लूकोज का बनता है और एक फ्रक्टोज का बनता है। यानी कि यहाँ से आपका बनता है C6H12O6 और एक और मॉलिक्यूल बनेगा C6H12O6, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये तो आपका क्या है, ये आपका लिक्विड है, लिक्विड में भी कैसा है वाटर है, तो इसकी हम ऑर्डर क्या लेंगे 0 लेंगे, इसको हम नेग्लेक्ट कर लेंगे, मान लेंगे कि यहाँ पर वाटर है ही नहीं। तो यहाँ से इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलैरिटी अगर हम लिखें, मॉलिक्यूलैरिटी बताइए कितनी हो जाएगी, मॉलिक्यूलैरिटी बताइए कितनी होगी इसकी 1 इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2, ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर आएगा 1। ठीक इसी तरह से अगर एक और लें हम यहाँ पर इसमें लीजिए CH3COO C2H5, ये ले लीजिए CH3COO C2H5। इसमें भी हम क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे H2O। अब ये जो रिएक्शन होती है ये यहाँ से डाइल्यूटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होती है, डाइल्यूटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन जो होती है आपकी। और यहाँ से कंपाउंड क्या बनता है, एक तो आपका बनता है CH3COOH और एक बनता है C2H5OH, CH3COOH और एक बनता है आपका C2H5OH। अब देखो यहाँ से हमें प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, हमें काम है रिएक्टेंट का, तो हम रिएक्टेंट को लेकर देखेंगे। मॉलिक्यूलैरिटी बताइए कितनी आएगी इसकी, मॉलिक्यूलैरिटी बताइए कितनी आएगी, मॉलिक्यूलैरिटी 2, ऑर्डर कितना आएगा, 1। ठीक इसी तरह से आप बाकी के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखने वाली चीजें क्या है, अगर गैसियस मॉलिक्यूल है, सारे गैसियस हैं तो ऑर्डर 0। अगर मान लो एक गैसियस है और एक सॉलिड है, हालांकि ऐसी रिएक्शंस बहुत कम होती हैं, तो उसमें ऑर्डर कैसा आएगा, ऑर्डर आएगा 1। हम गैस वाले को नेग्लेक्ट कर लेंगे। ठीक इसी तरह से जैसे हमने यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को 0 मान लिया, ठीक है। अब 0 कैसे माना, देखो अगर हम 0 में 0 ऐड करेंगे 0 आएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे 1 आएगा, 2 में 0 ऐड करेंगे तो कितना 2 आएगा। किसी में भी 0 ऐड कर लो या कह सकते हो कि नेग्लेक्ट मान लो, ठीक है। चलो ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसके बाद आपके
आपके कुछ रिएक्शंस के ऑर्डर फाइंड आउट करने हैं, उसमें कुछ आपका डेरिवेशंस भी हैं। डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। एक होता है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये आपकी 4 रिएक्शंस हैं, या ये कह सकते हो कि 4 डेरिवेशंस हैं इसके अंदर, इसी चैप्टर के अंदर, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, ठीक है। पहले इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर हमारे डेरिवेशन की तरफ चलेंगे। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देन रेट ऑफ रिएक्शन या देन सच रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि ये कहा गया है कि किसी भी क्रिया में या किसी भी रिएक्शन में जो रेट होता है, किसी भी क्रिया का वेग होता है, अगर वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करे, प्रारंभ में किसी भी रिएक्टेंट की कोई ना कोई कंसंट्रेशन तो होती है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करे तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन कही जाती है। या फिर दूसरे और आसान शब्दों में कहूँ मैं, वे रिएक्शन जिसमें पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जीरो हो। जैसे हमने अभी ऑर्डर फाइंड किया था ना, अगर किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर जीरो आ रहा है तो वो कैसी होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। ये इसकी डेफिनेशन है। एग्जांपल लिख लीजिए, यहाँ पर कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, N2O2, लेकिन एग्जांपल आपको वो देना है जो आपका जीरो ऑर्डर कंटेन करता हो। ये आपकी गैसियस है, ये भी आपकी गैसियस फॉर्म में होता है, ये भी आपकी गैस है, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा 0 + 0 0, ठीक है। इस टाइप के आपके एग्जांपल्स इसमें ले सकते हैं। और ले सकते हो इसमें 2SO2 + O2 ले लो, यहां से क्या बनेगा आपका 2SO3 बन जाएगा आपका। ये भी आपका गैस में एग्जिस्ट करता है, ये भी गैस में एग्जिस्ट करता है, ये भी गैस में एग्जिस्ट करता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 + 0 = 0। ऐसे मत कर देना 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 कर दो कभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा किससे फाइंड करते हैं, नंबर से नहीं, उनकी कंसंट्रेशन और गैसियस की और वाटर मॉलिक्यूल्स की हम लेते ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं इसके रेट कांस्टेंट के बारे में। आपको पता होगा, मैंने आपसे कहा है थोड़ी देर पहले भी कहा है कि जिसने लेक्चर नंबर 2 नहीं अटेंड किया पहले वो अटेंड कर लो, काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स उसमें मैंने आपको लिखाए हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें लास्ट एंड पर हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमारा रेट कांस्टेंट K आ रहा था। अब रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, वही किसी भी डिजिट में या किसी भी रिएक्शन में किसी भी वैल्यू की डिजिट हम निकालते हैं, किसी भी डिजिट की वैल्यू निकालते हैं तो किस में आते हैं, पूरे नंबर्स में फाइंड करते हैं। जब तक उसमें कांस्टेंट आएगा तब तक उसकी वैल्यू हम कंप्लीटली कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर उसी रेट कांस्टेंट को लेकर उसकी वैल्यू निकालेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट निकालेंगे, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम हमारे डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन फॉर रेट कांस्टेंट। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम जब कोई भी कैलकुलेशन करते हैं या कह सकते हो डेरिवेशन करते हैं तो इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आएगा वैसे तो इसमें, पर इतना टिपिकल नहीं है कि बायोलॉजी वाले समझ ना सके, बहुत आसान है इसमें। तो देखो जब हम कोई भी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं तो अज्यूम करके स्टार्ट करते हैं कि हम मान के चलते हैं कि हमें ये कंडीशन दी हुई है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द गिवन रिएक्शन इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लेट द गिवन रिएक्शन, अभी रिएक्शन लिखूंगी मैं, लेट द गिवन रिएक्शन इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहले ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, कहीं गलती मत करना। लेट द गिवन रिएक्शन इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो जैसे मान लो ये रिएक्शन दे दी मुझे, A और B, A प्रोडक्ट है, A रिएक्टेंट है, B प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हम लिखेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन। हम कंसंट्रेशन को लेकर ऑर्डर फाइंड करते हैं ना, कि कंसंट्रेशन में चेंज आए तभी ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन देखेंगे। अब यहाँ पर हम मान के चलेंगे लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन, द इनिशियल कंसंट्रेशन, let the initial concentration
कंसंट्रेशन, मान लो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रारंभ में ए है, स्मॉल ए है, कुछ भी मान सकते हो, क्या मान सकते हो, अगर ये स्मॉल मानोगे तो ये कैपिटल डिफरेंस होना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। और आफ्टर टी टाइम कितनी आ रही है, 0 आ रही है, और पहले इनिशियल कंसंट्रेशन ए है और प्रोडक्ट की 0 है। इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ए है, प्रोडक्ट की 0 है, अभी प्रोडक्ट बना नहीं है हमारा। अब क्या करेंगे, आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम कुछ समय पश्चात, यहाँ पर टी कोई भी टाइम हो सकता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 1 घंटा, 10 घंटे, 10 कितने भी आ सकता है यहाँ पर। आफ्टर टी टाइम इनिशियल जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो जाएगी A माइनस एक्स और प्रोडक्ट की x हो जाएगी। कैसे, अब देखो जब हम यहाँ पर ध्यान से सुनना एक एक फैक्टर, देखो जब हमने रिएक्शन स्टार्ट की, मान लो हमारे पास प्रोडक्ट बनाना है, हमें रिएक्टेंट दे दिया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो प्रोडक्ट तो बना ही नहीं, तो उसकी मात्रा कितनी होगी, 0 होगी, कंसंट्रेशन 0 होगी। कुछ टाइम बाद हमने रिएक्शन स्टार्ट कराई, कुछ टाइम बाद रिएक्शन कंप्लीट भी हो गई, प्रोडक्ट कितना बना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमें कितनी ऑब्टेन हुई, x मिल गई, कि x मात्रा में x 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, अरे जितना मानो उतना हो सकता है। तो यहाँ से t टाइम बाद, कुछ टाइम बाद प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन x हो गई, तो हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, इनिशियल में से फाइनल वाली माइनस कर देंगे, ये निकल जाएगी आपकी t टाइम बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। क्लियर है। अब करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर निकालेंगे इसका रेट निकालेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हमने मान के चला ये रिएक्शन कैसी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब यहाँ पर निकालेंगे रेट, ये रेट कांस्टेंट है ना, अब यहाँ पर इसका खेल चलेगा। अब यहाँ पर लिखो रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखना ध्यान से, मेरी बात सुनना, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट कैसे निकालते हैं, इस तरह से निकलता है ना, dx ओवर dt। ये किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। किसकी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब t टाइम बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, a माइनस एक्स आ गई, कितनी, a माइनस एक्स। और जब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो इसकी पावर आएगी 0। क्या आएगी, 0, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि जो हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है उसकी पावर का सम रिएक्शन का ऑर्डर बताता है। अब हमें यहाँ पर पहले से ही पता है कि रिएक्शन का ऑर्डर कैसा है, 0 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 0 है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब यहाँ पर हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और यहाँ पर हमारा रेट कांस्टेंट लाएंगे, तो ये हो जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू k और a माइनस एक्स की पावर 0। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अब इसमें बच्चे बिल्कुल आसानी से जान जाएंगे कि अगर किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर मान लो यहाँ पर 2 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1, 1 की पावर 0 1, अगर यहाँ पे 3 की पावर 0 1, इस तरह से इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, 1 कही जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूं k क्या है, रेट कांस्टेंट है, where k is equal to रेट कांस्टेंट। ठीक है, थोड़ी सी लेंथी डेरिवेशन है पर इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब यहां से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कुछ, dx ओवर dt इज इक्वल टू k, ऐसे लिख सकती हूँ। मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकती हूँ, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, dx बराबर k dt, k क्या है, कांस्टेंट है। अब हम यहां से करेंगे इसका इंटीग्रेशन। हाँ जी, मैथ्स आ गया इसमें, अब इंटीग्रेशन
ऑन इंटीग्रेशन ऐसे लिखो, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन, इस वाली इक्वेशन का, इसे इक्वेशन मान लो अगर नहीं याद रहेगा तो, ऑन इंटीग्रेशन इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, यहाँ हम dx लिखेंगे, k क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट आ जाएगा आपका बाहर, कहाँ आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा आपका बाहर ये, और यहाँ पर आ जाएगा dt। और 1 का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, 1 का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ऑलवेज x आता है। जब यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x आएगा, यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो t आएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा x, इधर आ जाएगा आपका x, और ये आपका k तो बाहर है ही, इसका क्या आ जाएगा t। और एक बात मैथ्स वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लगाते हैं, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाएंगे i। क्या लगाएंगे, i क्या है यहाँ पर, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, लिख लो इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। इतनी बात पर पहुंच गए, k आ गया ना आपका यहाँ से, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें वैल्यू चाहिए किसकी, k की वैल्यू चाहिए, तो हमें बाकी के फैक्टर्स क्या करने पड़ेंगे, जीरो करने पड़ेंगे, बाकी के फैक्टर्स क्या करने पड़ेंगे, जीरो करने पड़ेंगे। इफ x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0 रख दे तो यहां से क्या बनेगा, ये बताओ, खुद बताओ यहां से क्या बनेगा, x भी 0 है, t भी 0 है, i भी 0 है, यहां से हमारा कुछ नहीं बन सकता। देखो यहाँ पर 4 फैक्टर्स हैं, x है, t है, k है और i है। अब ये आ गई इतनी बात, हमारे पास यहाँ पर x वेरिएबल है, t वेरिएबल है, k और i कांस्टेंट है। अब दो कांस्टेंट एक साथ आए तो क्या वो एक सही बात लगेगी, वो चीज थोड़ी सी अलग लगेगी, तो हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस एक कांस्टेंट को हटाना पड़ेगा। अब k तो है हमारा रेट कांस्टेंट, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रेट कांस्टेंट की ही हमें वैल्यू चाहिए, तो हम इसे तो जीरो कर नहीं सकते, k तो हमें रखना पड़ेगा। अब बचा कौन सा कांस्टेंट हमारा, ये i इंटीग्रेशन कांस्टेंट, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको हटा देंगे। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमारे जो वेरिएबल्स हैं सिर्फ उनकी वैल्यू जीरो रखेंगे, सिर्फ उनकी वैल्यू जीरो रखेंगे, तो यहाँ से i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रखो 0 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस i, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i की वैल्यू आ जाएगी 0। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू k t की फॉर्म में आ जाएगा, i की वैल्यू यहाँ पर मैंने 0 रखी है, ये से इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। इक्वेशन 2 इंप्लाइज करेगी अब यहाँ से x इज इक्वल टू के टी, ठीक है, i की वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी है, तो x इज इक्वल टू के टी आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट क्या है, k है, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x अपॉन t आ जाएगा। ये हो गई आपका रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये आपका फाइनल फॉर्मूला बनकर आया है। यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन अभी यहाँ पर इसे हम खत्म नहीं करेंगे, हम यहाँ पर क्या देखेंगे, इसका हाफ लाइफ पीरियड भी निकालेंगे। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है बताएंगे, पहले आप इस डेरिवेशन का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो वीडियो पीछे करो, पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम पीरियड कहा जाता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपनी पहली मात्रा का आधा रह जाता है, अपनी पहली मात्रा का आधा रह जाता है, ठीक है, वो आपका हाफ लाइफ पीरियड कहा जाता है। और इसको टी हाफ, कैपिटल टी हाफ, कैपिटल टी सफिक्स में लिखोगे 1/2, इसके साथ नहीं सफिक्स में लिखोगे थोड़ा सा झुका करके, कैसे, इस तरह से, जैसे मान लो a और a, इस तरह से यहाँ पर, तो ऐसे ये टी हाफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो हम हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कैसे निकालेंगे। हाफ लाइफ पीरियड के लिए, हाफ लाइफ पीरियड के लिए जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए t इक्वल रखते हैं हम टी हाफ के, t इक्वल रखते हैं टी हाफ के, और a जो आपकी इनिशियल वैल्यू रखते हैं वो हम रखते हैं हाफ के इक्वल, किसके, हाफ के इक्वल,
हाफ के इक्वल कैसे, अरे कंसंट्रेशन रखते हैं हाफ के इक्वल, A/2 इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा। मतलब क्या है, देखो the time period in which a given substance has been dissociated to half of its initial value। initial value क्या होती है, a मान के चले थे हम, डेरिवेशन खोलो अगर आपने नोट करी है तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ हो जाएगा। टाइम t मान के चले थे तो टाइम क्या हो जाएगा, जब हम टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, कैसा हाफ लाइफ पीरियड निकाल रहे हैं, हाफ लाइफ पीरियड को t हाफ से शो करते हैं तो t हाफ। अब ये जो हमने ये फॉर्मूला निकाला है ना, अब इस फॉर्मूले में t की जगह रखो t हाफ और x की जगह रख दो A/2, बस हो गया काम, यहाँ से काम हो गया। यहाँ पर वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, कुछ नहीं जानते। वी नो दैट k इज इक्वल टू x अपॉन t। अब हम क्या रखेंगे इनकी वैल्यू, तो k इज इक्वल टू x की जगह पर क्या आ जाएगा A/2 और t की जगह पर आएगा t हाफ। अब सॉल्व करो इसको, क्या आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा t हाफ इज इक्वल टू ये आ जाएगा A/2k। ये आपका आ जाएगा हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये कंप्लीट होता है हाफ लाइफ पीरियड। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताते हैं आपको। स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखो मैं इससे जुड़े हुए कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताने वाली हूँ आपको। कैरेक्टरिस्टिक कैसे, कि जो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उससे जुड़े हुए क्या क्या फैक्टर्स हैं, ये कह सकते हो, एप्लीकेशंस कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। वो सारी चीजें निकल कर आएंगी जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं अब तक, उन्हीं से ही निकल कर आएंगी ये, और किसी चीज से नहीं। एक तो फॉर्मूला आपने ये पढ़ा है और एक ये पढ़ा है k इज इक्वल टू, क्या पढ़ा है अभी x अपॉन t। देखो मैं आपको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक डिक्टेट करूंगी, आगे इनको समझना आपका काम है। तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट होता है, या कह सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। क्या पहला क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। इनिशियल कंसंट्रेशन A, ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन कैसे, अब यहाँ खुद देखो A आ रहा है क्या, यहाँ पर कहीं भी नहीं आएगा ना, तो यहाँ पर ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर डज नॉट डिपेंड, ये मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बना के कट लगाया, डज नॉट डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब आगे देखो, जो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें जो आपका रेट कांस्टेंट होता है, या ये कह सकते हो कि हाफ लाइफ पीरियड होता है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड ये क्या करता है, डिपेंड करता है किस पर, इनिशियल कंसंट्रेशन पर, इनिशियल कंसंट्रेशन पर। ठीक है, अब मैं आपको इसकी यूनिट बताने वाली हूँ। इनिशियल कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करता है, ये A इक्वल आ रहा है ना, अगर ये K यहाँ पर आ जाता तो ये डिपेंड नहीं करता, क्या डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब देखो इसमें आगे मैं आपको इसकी यूनिट बताने वाली हूँ। यूनिट क्या है इसकी, तीसरा यूनिट कैसे निकालोगे इसकी, देखो बच्चों x क्या है, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है, तो यहाँ आ जाएगा मोल पर लीटर, और यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में टाइम। तो ये सब कहाँ होंगे, ये सब ऊपर चले जाएंगे, तो यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं तीनों, इनको आप नोट कर लेना, चाहो तो प्रॉपर लैंग्वेज में कर सकते हो, चाहो तो इस तरह से शॉर्ट में भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। जैसे अभी ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन किया है ना, इसी तरह से डेरिवेशन, हाफ लाइफ, ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक, ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इन सभी में भी करने हैं। ठीक है, चलिए अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम ID है physics_guru_India।
इंडिया, ये इंस्टाग्राम आईडी है। जो भी आपके क्वेश्चंस हुआ करें आप यहाँ पर मैसेज करें। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, आईडी बनाइए उस पर, और फिर सर्च बार में सर्च करना फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिलेगा जहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन और टाइमिंग पहले ही बता दी जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।